चलिए भाई दुकान खोलता हूँ। आज देखते हैं क्या क्या दिया गया है। चलिए, पहला सूरत कोर्ट्स ग्रांट्स बेल टू राहुल सस्पेंस सेंटेंस। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को बेल दे दिया है, जो उनको 2 साल की सज़ा हुई थी ना, जिसके तहत अगर उनको 2 साल की सज़ा हो जाती है किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को, तो उनकी सदस्यता 6 साल सदस्यता तो जो करंट मेंबरशिप रहती है वो जाती है, साथ ही साथ वो 6 साल तक और भी चुनाव नहीं लड़ सकते, उतने के लिए वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि इन जो इसमें पूरा ये दिया गया है कि सूरत कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस सस्पेंड किया है, कन्विक्शन सस्पेंड नहीं किया है। सेंटेंस यानी कि जो उनको सजा हुई है 2 साल की, वो सस्पेंड की है। ठीक है, यानी कि वो अभी तत्काल प्रभाव से इमीडिएट इफेक्ट से जेल में नहीं जाएंगे। बट जो उनका कन्विक्शन है, जो उनको कन्विक्ट करने का मतलब होता है कि आपको अपराधी सिद्ध कर दो, वो अभी सस्पेंड नहीं हुआ है। तो अगर वो सस्पेंड नहीं हुआ तो इनकी मेंबरशिप जाएगी, साथ ही साथ 6 साल के बैन होंगे। लेकिन अभी कन्विक्शन जो कि इसकी हियरिंग 13 अप्रैल को, अगर कोर्ट ने कन्विक्शन को स्टे कर दिया, रोक दिया, तब तो ये बच जाएंगे। अगर कन्विक्शन को सस्पेंड किया तो बच जाएंगे, लेकिन कन्विक्शन अगर सस्पेंड नहीं हुआ तब फिर ये भाई साहब नहीं बचने वाले। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो थी वो 17.6% बढ़ा है। ठीक है, 2022-23 में ये डेटा है। अब देखो, टैक्स ना 2 तरह के होते हैं, होता है डायरेक्ट टैक्स या फिर जिसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स आपका प्रोग्रेसिव मेजर, प्रोग्रेसिव मेजर इन द सेंस कि ये मीन्स अमीरों पे ज़्यादा लगता है, गरीबों को कम लगता है। जिसके पास जितना पैसा होगा उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है। अब जैसे डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दूँ तो एक आपका इनकम टैक्स हो गया, जो आप आईटीआर फाइल करते हो। ठीक है, दूसरा आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जो बड़ी कंपनियाँ अपने प्रॉफिट पे टैक्स भरती हैं। गिफ्ट टैक्स हो गया। ठीक है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है तो प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। तब जब प्रॉपर्टी आपने होल्ड करी है तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी होगी उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। अमीरों पे ज़्यादा लगेगा, गरीबों पे कम लगेगा। दूसरा टैक्स जो इनडायरेक्ट होता है ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपने डिटॉल खरीदा, डिटॉल पे अगर 1 रुपये का टैक्स लगाया गया है तो वो डिटॉल साबुन अगर अडानी भी खरीदते हैं, अंबानी भी खरीदते हैं, है ना, तब भी उनको 1 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर कोई गांव का गरीब मजदूर भी खरीदता है तब भी उसको 1 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि रिग्रेसिव मेजर का होता है, सबके ऊपर बराबर इम्पोज किया जाता है। ठीक है, चाइना प्लान्स टू रिनेम 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। ये चाइना बाज नहीं आ रहा है भाई, इसका कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 11 प्लेसेस को मतलब कि अपना बताया है और उसका नाम बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। मोटिवेटेड पीआर्स पोस्ट ग्रेव डेंजर टू क्रेडिबिलिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, हाई कोर्ट। अब यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल किया है, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, यानी कि इसका जो इस्तेमाल होता है ये थोड़ा सा फॉर्मल सेंस में ज़्यादा होता है, आप इनफॉर्मली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्रेडिबिलिटी मीन्स आपकी विश्वसनीयता कितनी है, यानी कि आपके ऊपर कितना बिलीव किया जा सकता है। अब क्रेडिबिलिटी से राइम करते हुए 2 शब्द और हैं, 2 वर्ड और हैं क्रेडिबिलिटी के साथ। एक होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाऊंगा। रिलायबिलिटी का मीन्स जैसे कि आप जो ढूंढने निकले हो वही पाते हो, तब आप रिलायबल हो, अदरवाइज यू आर नॉट। जैसे कि आप ढूंढने निकले हो आम, ठीक है, आप फ्रूट मार्केट में गए, आपको वहाँ ढूंढना है आम, लेकिन आपको आम नहीं मिला, आप वहाँ से लेकर आते हो सेब। ठीक है, ठीक है, आपको फल तो मिल गया, लेकिन जो ढूंढने निकले थे वो आपको नहीं मिला। आप ढूंढने निकले थे आम, मिला क्या आपको सेब, यानी कि यू आर नॉट रिलायबल। ठीक है, लायबिलिटी की इकोनॉमिक टर्म है। जैसे कि आप जब बैंक में बैलेंस शीट बनाया जाता है ना, तो बैलेंस शीट में 2 तरह के उसमें 2 कॉलम होते हैं, एक होता है एसेट का, एक होता है लायबिलिटी का। एसेट मीन्स जो आपकी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, और लायबिलिटी मीन्स जो प्रॉपर्टी आपकी ना हो। जैसे कि बैंक में जो आप डिपॉजिट करते हो तो पैसा आपका होता है, वो बैंक का पैसा नहीं होता, तो बैंक की लायबिलिटी होती है। बट जो बैंक लोन प्रोवाइड करता है वो बैंक का एसेट होता है। ठीक है, ये लायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी हो गया। और दूसरा इसमें मोटिवेटेड पीआर, यानी कि ऐसा पीआर, ठीक है, ऐसा पीआर जो कि मोटिवेटेड हो, यानी कि उसका कोई पर्पज ना हो। अब देखो ना, पीएल का पर्पज क्या था? पीएल का पर्पज ये था कि जुडिशियल लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती थी,
ठीक है। अब किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी के फंडामेंटल राइट का वैलिड हो रहा है, ठीक है, वायलेशन हो रहा है। अगर आप ऐसा देख रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप अगर अग्रीव्ड पर्सन नहीं है, अग्रीव्ड पर्सन यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति नहीं है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके या फिर कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके PIL फाइल नहीं कर रहा है, मिस पिटीशन फाइल नहीं कर रहा है, तो वो PIL की कैटेगरी में आता है, यानी कि PIL कोई दूसरा फाइल कर सकता है। अग्रीड पर्सन जरूरी नहीं है कि वो अग्रीड पर्सन ही फाइल करेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सारी पॉलिटिकल न्यूज है, इसका कोई सेंस नहीं है पढ़ने का, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर का कोई भरोसा नहीं है ना, क्या बोलते हैं। एडिटोरियल में बाद में लेता हूँ, थोड़ा सा पहले ये देखता हूँ। वाई इंडिया शुड कट डाउन ऑन इट्स साल्ट इनटेक, मतलब कि इंडिया को साल्ट इनटेक को कट डाउन क्यों करना चाहिए। साल्ट इनटेक यानी कि नमक खाना, यानी कि इस आर्टिकल में ये बताया गया कि आपको नमक खाना कम क्यों करना चाहिए। देखते हैं इसमें तो डिटेल में क्या गिवन है, ठीक है। द seemingly innocuous act of consuming salt can have dangerous repercussion when taken in excess, ठीक है। यानी कि अगर आप ज़्यादा नमक खा रहे हो तो ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी रिपरकशन में बैड रिजल्ट, यानी कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एक्सेसिव सोडियम इनटेक कंट्रीब्यूट्स, सोडियम मतलब कि जो नमक खाते हैं उसमें सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड, वो अगर नमक खाते हो तो जो सोडियम आपके अंदर जाता है वो आपको बेनिफिट कर रहा है। एक्सेसिव सोडियम इनटेक कंट्रीब्यूट्स टू द राइज ऑफ हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक। इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें बढ़ रही हैं। जब आप सोडियम ज़्यादा खाते हो यानी कि नमक ज़्यादा खा रहे हो, हाइपरटेंशन यानी कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हार्ट डिसीज यानी कि और स्ट्रोक। तो कुल मिला के अगर आपको इनर्शियल अगर मैं बोलूँ, आपके अंदर की जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, दोज डिसीज दैट इज रिलेटेड विथ हार्ट, ये इंक्रीज होते हैं, ठीक है, अगर आप नमक ज़्यादा खाते हो तो। द डेंजर्स ऑफन लर्क अनडिटेक्टेड, वार्निंग अर्जेंट अटेंशन एंड द रिवैल्यूएशन ऑफ आवर डाइटरी चॉइसेस, यानी कि जो हम नमक खाते हैं या जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसमें नमक को फिर से रिवैल्यू करना है, उसका जो एक साइज हमने बना के रखा है उसको कम ज़्यादा करना है। कम क्या मतलब ज़्यादा नहीं, कम ही करना है। एन एवरेज इंडिया सोडियम कंजम्पशन इज मोर देन डबल द फिजियोलॉजिकल नीड एंड ड्रामेटिकली एक्सीड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट फॉर एडल्ट्स। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे विश्व में हेल्थ के एस्पेक्ट में काम करता है, हेल्थ के फील्ड में काम करता है, उसने बताया है कि पर डे एक अडल्ट को 5 ग्राम नमक ही खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो इसका डबल इंडिया डबल खा रहा है, ठीक है। द WHO recently published the global report on sodium intake reduction, which sets light on the progress of its 194 member states toward reducing population sodium intake by 30% by 2025। WHO ने एक पब्लिश किया है इंडेक्स ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन, ठीक है, यानी कि सोडियम इनटेक रिडक्शन में ग्लोबल की रिपोर्ट क्या है। इसमें 194 मेंबर कंट्री थे और वहाँ पे ऐसा जो टारगेट रखा गया था कि 2025 तक 30% नमक को कम करना है खाने में। रिग्रेटिवली, अफसोस, रिग्रेटिवली एक फ्रेज वर्ड है, इसका इस्तेमाल करते हैं जब आप अफसोस जाहिर करते हो ना, बड़े अफसोस की बात है। रिग्रेटिवली प्रोग्रेस हैज़ बीन lethargic with only a few countries making considerable headway towards the objective. Consequently, there is a proposal to extend the deadline to 2030। इसमें यह पाया कि बहुत थोड़ी सी कंट्री हैं जो इस विषय पे काम कर रहे हैं, ठीक है, बाकी उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो जो डेडलाइन को 2030 तक इंक्रीज कर दिया गया। इंडिया हैज़ इनेक्टेड वॉलंटरी मेजर्स टू डिक्रीज सोडियम इन फूड सप्लाई एंड प्रमोट हेल्थियर फूड चॉइस। द WHO डिवाइज्ड अ सोडियम स्कोर रेंजिंग फ्रॉम 1 लीस्ट इम्प्लीमेंटेशन टू 4 हाईएस्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अगर आपका स्कोर 1 आता है तो यानी कि आपने इम्प्लीमेंटेशन बेहतर नहीं किया है, अगर आपका स्कोर 4 आता है तो आपने इम्प्लीमेंटेशन परफेक्टली किया है, ठीक है। फॉर ईच मेंबर, सारे मेंबरों के लिए है। अब इसमें इंडिया का जो स्कोर है वो 2 है, मतलब कि इंडिया ने कह सकते हो कि बेहतर काम किया है बट नीड टू इम्प्रूव। रिड्यूसिंग सोडियम इनटेक, बट व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर इंडिया टू रिड्यूस इट्स सोडियम इनटेक, मतलब जरूरी क्यों है भाई। फर्स्ट, एम्पिरिकल एविडेंस हाईलाइट्स द स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन रिड्यूस सोडियम इनटेक एंड डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, यानी कि सोडियम इनटेक आप कम करते जा रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर
डिक्रीज होता जा रहा है ना। अब थोड़ा सा एक डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 2.5 ग्राम साल्ट में 1 ग्राम सोडियम होता है, यानी कि 5 ग्राम साल्ट आपको पर डे खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। यानी कि आपकी जो शरीर की कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम सोडियम की। 2 ग्राम सोडियम से ज़्यादा खाते हो तो फिर यू आर प्रोन टू hypertension diseases or any diseases that are related with cardiovascular diseases. ओके, इसमें ये डेटा और फैक्ट दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हो। इसमें ये हाईली रिसर्च डेटा है, यू कैन चेक इट। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हो जूम करके। या एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव इस पे क्या चला था, The Union government has initiated several voluntary programs aimed at encouraging Indians to decrease their sodium consumption. Voluntary means ये आपके ऊपर है, आप चाहे करें या ना करें, ठीक है। The Food Safety and Standard Authority of India has implemented the Eat Right India movement, which strives to transform the nation's food system to ensure secure, healthy and sustainable nutrition for all citizens. To ensure यानी कि सुनिश्चित करना, ओके। ये इम्प्लीमेंट ये ईट राइट इंडिया का जो ये एक मुहिम थी, किसने चलाई थी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या इंश्योर करने के लिए कि आपका खाना हेल्दी हो, सस्टेनेबल न्यूट्रिशन हो, यानी कि सस्टेनेबल मीन्स आने वाली ऐसा ना खा लें कि आने वाली पीढ़ी के पास खाना ना हो चाहिए, यानी कि आप भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करो, साथ ही साथ जो फ्यूचर की जनरेशन आ रही है उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल न्यूट्रिशन, एनीथिंग दैट कैन बी रिलेटेड विद सस्टेनेबल। In line with this goal, the FSSAI launched a social media campaign called आज से थोड़ा कम, ठीक है, ये भी FSSAI ने लॉन्च किया था, ओके। India needs a comprehensive national strategy to curb salt consumption as current measures have fallen short. A multi-pronged approach engaging consumers, industry and the government is crucial. Collaboration between state and union government. Collaboration means साथ, ठीक है, सहभागिता। स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट इज इसेंशियल टू कॉम्बैट मीन्स लड़ना, फाइट, कम करना। हाइपरटेंशन ऑफन कास्ट बाई एक्सेसिव सोडियम इनटेक, यानी कि कुल मिला के इन न्यूट्रिशन आप नमक खाना कम कर दो, ठीक है। स्ट्रे डॉग कट डाउन, सॉरी लेट्स से, हाँ, स्ट्रे डॉग बाइट्स आर कॉज फॉर कंसर्न, वैक्सीनेशन है। देखो ना, ये जो स्ट्रे डॉग यानी कि जो गली के कुत्ते हैं, इनके काटने के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। इसमें इसके बारे में बताया गया, काफ़ी डेटा दिया गया है। स्कॉटिश इंडिपेंडेंस, ये स्कॉटलैंड की बात करी गई। वो स्कॉटलैंड को क्या है, यूके से इंडिपेंडेंस की बात करी जा रही है। अच्छा, यूके क्या है ना, 2-3 चीज़ सुनने को मिलता है कि ब्रिटिश क्या है, ठीक है, दूसरा एक होता है यूके क्या है, तीसरा होता है कि इंग्लैंड क्या है ना, या फिर लंदन क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ इस पर, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि ये इंग्लैंड क्या है। इंग्लैंड ये कंट्री है, जैसे कि इंडिया कंट्री वैसे इंग्लैंड कंट्री, और लंदन उसकी राजधानी है, लंदन उसका कैपिटल है ना। यूके क्या है, यूनाइटेड ऑफ किंगडम। इसमें जैसे इसके पहले आपको बता रहा हूँ कि ब्रिटिश क्या होता है, ठीक है। ब्रिटिश का मतलब आप ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हो। तो ग्रेट ब्रिटेन में कितनी कंट्री आती है, ठीक है, और यूके में कितनी कंट्री आती है। तो जो ग्रेट ब्रिटेन में कंट्री आती है, जैसे कि मैं अगर पहले बता दे रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम में आपका इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, नदर्न आयरलैंड आता है, ओके। तो ये सब मिल के आपके क्या बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। यानी कि ये 4 कंट्री जो आपके हुए ना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स एंड नदर्न आयरलैंड। तो इसमें से क्या हो रहा है, जो स्कॉटलैंड है वो यूके से खुद को अलग करने की मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, यही बोला गया है
इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है। ठीक है, यानी कि जब आप बोलते हो यूके जा रहे हो या लंदन, जब बात वही होती है कि आपको सारे जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में ही मीन्स यूके में ही है, सॉरी इंग्लैंड में ही है। तो इंग्लैंड एक जस्ट कंट्री है जैसे कि इंडिया है, यूके 4 कंट्रियों का समूह है। ऑन डिफेमेशन लॉ, ए ब्लो अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। डिफेमेशन यानी कि जो केस राहुल गांधी के लिए हुआ है। देखो एक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, और दूसरा होता है कि आप किसी को दूसरा होता है हेट स्पीच। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर्सेस हेट ऑफ स्पीच में ये शुरुआत से इसमें द्वंद्व छिड़ा हुआ है। ठीक है, इसी को लेकर इस पूरे आर्टिकल में चर्चा करी गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इंग्लिश के बारे में। Mr. K. Datta Shillong wants to know the difference between occur and take place. Okay, to occur means to take place, but careful writers makes a distinction between the two. Take place is used with planned events. Take place, the meeting took place at the college. Take place का इस्तेमाल वहाँ पे करते हो जहाँ पे मतलब इवेंट प्री प्लान होता है, आपको पहले से पता होता है ये इवेंट होगा। ठीक है, यानी कि द मीटिंग टुक प्लेस एट द कॉलेज, यानी कि मीटिंग या फिक्स है। अकर इज यूज्ड विद एनीथिंग अनप्लान्ड, और अकर कहाँ इस्तेमाल करते हो, जहाँ पे चीज़ें प्री प्लान्ड नहीं होती हैं। ठीक है, अचानक से हो गई तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, टू अकर। लेकिन अगर प्री प्लान्ड है तो वहाँ पे बोलोगे टू टेक प्लेस। द एक्सीडेंट अकर्ड हियर। अब एक्सीडेंट प्री प्लान तो होता नहीं ना कि आपको पता है कि एक्सीडेंट होगा, इसलिए द एक्सीडेंट टेकन प्लेस ना होके द एक्सीडेंट अकर्ड होगा यहाँ पे। ओके, दूसरा है मिस्टर जे रंगनाथन कुलार वांट टू नो द मीनिंग ऑफ द इडियम डॉट द ईज एंड अक्रॉस द टीज। You must dot your e's and cross the t's means that you must pay attention to details. Okay, जब इस तरह का इडियम का मतलब होता है कहावतें। जब इस तरह की कहावतें अंग्रेजी में आती हैं कि डॉट द ईज एंड क्रॉस द टीज, कि आपको फुल्ली अटेंशन पे करना है, जबरदस्त। ठीक है, धड़ल्ले से ध्यान देना है। Pay attention, you must be thorough. When you write, sometimes you forget to put the dot above the letter I. Also, you may not cross the T. That is, you may write the vertical stroke but forget to cross it to make it into a T. You should not forget to pay attention to these details. You will not be considered thorough if you don't dot your I's and cross your T's. ठीक है, मतलब कि जैसे कि क्या होता है ना, जैसे कि आई और टी, आई कब नहीं बनेगा, जब आप इसके ऊपर डॉट नहीं लगाओगे। ठीक है, टी कब नहीं बनेगा, जब आप इसको क्रॉस नहीं करोगे। जब टी लिखते हो ना तो टी एक लाइन खींचने के बाद क्रॉस कर देते हो, और जब आई लिखते हो तो एक लाइन खींचने के बाद ऊपर डॉट लगाते हो, बिंदी लगाते हो। तो यही बोला जा रहा है कि आप आई के ऊपर बिंदी लगाना ना भूलें, साथ ही साथ टी को क्रॉस करना ना भूलें। यानी कि अगर इस तरह का, अगर इसको इंग्लिश में बोलें, यू डोंट डॉट योर आइज एंड क्रॉस योर टीज। ठीक है, यानी कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, पे अटेंशन, यानी कि आई के ऊपर डॉट लगाना मत भूलो, ये कहा गया है। मिस्टर एन चंद्रशेखर राव, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, इन्होंने पूछा ही डाइज फ्रॉम कैंसर या ही डाइड ऑफ कैंसर, दोनों में से सही कौन है। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड फ्रॉम कैंसर। ही डाइड ऑफ कैंसर इज द जनरली एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, डाइड के बाद ऑफ, यानी कि डाइड फॉर नहीं, डाइड फ्रॉम नहीं आएगा, डाइड ऑफ आएगा। व्हाट डिड ही डिड ऑफ, व्हाट डिड ही डाई ऑफ। He died of cancer. He died of typhoid. He died of hunger. There was a time when both from and of were acceptable. Now from is used to mean from the effect of. He died from wound. He died from exposure. He died from inattention. मतलब ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो कहाँ पे, फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ, मतलब इसके इफेक्ट से, वाउंड से जो इफेक्ट हुआ उसके बाद उसकी डेथ। यानी कि आप ऑफ और फ्रॉम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, बट रिकमेंडेड ये है कि आप ऑफ का ही इस्तेमाल करो। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, रिज्यूम इन द सेंटेंस। रिज्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्लीज सेंड योर रिज्यूम। रिज्यूम मतलब बायोडाटा। रिज्यूम इन द सेंटेंस इज अ नाउन, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड एंड प्रोनाउंस्ड very much in the French way. When it is written, the mark is put on the first E and the final E. The word means summary, curriculum, biodata, ये सारे इस्तेमाल होते हैं, इसको आप रिज्यूम बोलते हो। He spoke like a professor and he spoke as a professor, दोनों में डिफरेंस क्या है। He spoke like a professor means
He spoke in a way that a professor normally speaks. He spoke in the style or manner of a professor. He spoke as a professor means that he spoke in his capacity as a professor. अब जैसे मैं बोलूँ कि ही स्पोक लाइक अमिताभ बच्चन, यानी कि आप अमिताभ बच्चन नहीं हो, आप उनकी मिमिक्री कर रहे हो, आप उनकी तरह बोल रहे हो. ही स्पोक एज अमिताभ बच्चन, यानी कि आप अमिताभ बच्चन हो, ये बोल रहा है. ही स्पोक लाइक प्रोफेसर, यहाँ पे आप प्रोफेसर हो नहीं, उनकी तरह होने के लिए प्रिटेंड कर रहे हो. यू ट्राई टू प्रिटेंड टू बी प्रोफेसर. ही स्पोक एज अ प्रोफेसर, यू आर एक्चुअल अ प्रोफेसर. ठीक है. एब्रोगेशन वर्ड का मतलब होता है रिपील करना, एनलमेंट करना, यानी कि चीज़ों को बर्खास्त कर देना, निकाल देना. जैसे कि आर्टिकल नंबर 370 और आर्टिकल 350 का जम्मू कश्मीर से क्या किया गया, उसको एब्रोगेट कर दिया गया. ओके, एडिटोरियल देख लेते हैं. टाइम ज़्यादा हो रहा है, 10 मिनट का था, 20 मिनट हो गया. एडिटोरियल में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है. ये रहा एडिटोरियल. एफएस कोविड-19 डेटा इंटरप्रिटेशन अप्रोच. देखिए कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं तो उसको लेके इसमें बोला गया है, आर्टिकल में चर्चा करी गई. देख लेते हैं इसका क्या इंट्रोडक्शन है. देयर इज अ फ्रेश स्पाइक इन कोविड-19 केसेस इन इंडिया, अ सर्च दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू एटलीस्ट 3 रीजंस. जो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं उसके 3 रीजन है. वन, द XBB.1.16 रिकम्बिनेंट वेरिएंट विच हैज़ हायर ट्रांसमिसिबिलिटी इन कंपैरिजन टू अदर सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स. मतलब ये एक नया वेरिएंट्स आया है कोरोना का, XBB.1.16. ठीक है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो बाकी अदर के कंपैरिजन में ज़्यादा है. ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब होता है कि कितना तेज़ी से वो एक से दूसरे इंसान के अंदर फैल रहा है. ठीक है. दूसरा रीजन क्या है कि द रिसेंट वायरल फ्लू सर्ज H1N1 एंड H3N2 सब टाइप्स. ये H1N1 और H3N2 जो एक रिसेंट वायरल फ्लू सर्ज हो रहा है, इसकी वजह से भी केसेस बढ़ रहे हैं, विच रिजल्टेड इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रिकमेंडिंग हायर कोविड-19 टेस्टिंग. जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि H1N1 की वजह से जो हेल्थ केयर है वो आपको बोल रहे हैं कि आप कोविड-19 का टेस्ट करो. तो जितना ज़्यादा टेस्ट हो रहा है तो कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप टेस्ट नहीं कराते हो तो आपके अंदर अगर कोविड-19 से आप इन्फेक्टेड हो तो वो सामने नहीं आता है, तो वो डेटा में इनक्लूड नहीं होता है. 3. The availability of COVID-19 testing at low cost and the COVID-19 surge that is nudging people who have a cough and cold to get themselves voluntarily tested. अभी क्या हो रहा है कि कोविड-19 का टेस्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है. ठीक है, बहुत ही मीन्स महंगा नहीं रहा. तो जिसको भी ज़रा सा कफिंग हो रही है, खांसी आ रही है, या फिर जो थोड़ा सा कोल्ड फील कर रहे हैं, वो वॉलंटरी टेस्ट करा ले रहे हैं, तो उनका डेटा पॉजिटिव आ रहा है, जिसकी वजह से डेटा इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो ये सब इसमें पूरा डिटेल में दिखाया गया है. कर्नाटका पुलिस मस्ट एक्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी इन ड्रिंकिंग वाटर्स टू बुक. ये लोकल न्यूज है. फिनलैंड की गवर्नमेंट की बात कही जा रही है, ये भी लोकल न्यूज है. टाइम टू पुट ए प्राइस ऑन कार्बन इमिशन. ये इन्वायरमेंट की बात है. ठीक है, जो कार्बन इमिट कर रहे हैं लोग, उस इमिशन को कम करना है, उसको मतलब उस पर कुछ प्राइस लगाइए. प्राइस मीन्स आप एक तरह से बोल सकते हैं कि वो एक टैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग इससे बचेंगे, इसको इमिट करने से. ओके, दैट्स ऑल डन. गुड बाय. जय हिंद.